प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं लगातार कई दिनों से आपको इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। आज आपके सामने अपना जो नया पॉइंट है वह है रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व। और पॉइंट लिखेंगे हमारा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व। देखिए, मनुष्य के रुधिर में कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे ए, बी, ए बी और ओ। कई प्रकार हो गया, लेकिन रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण है वो 3 अलील्स के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से 3 अलील्स हो गए? एक तो ए, बी और ओ। इसको जो कह सकते हैं अपन आई ए, आई बी, इसे हम कह देंगे आई। यानी कुल मिलाकर के बात ये आ रही है हमारे सामने कि इसको हम आई ओ के नाम से भी जान सकते हैं या यो भी कह सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए हमारे विकल्प? कितने हो गए? 3। यानी 3 अलील्स पर निर्भर करता है मुख्य रूप से ये तीनों के तालमेल के द्वारा बनता है। ये तीनों विकल्प एक ही जीन के होते हैं। किसके होते हैं? एक ही तीनों एक ही जीन के होते हैं और लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर जैसे प्रतिजन ए और क्या पाया जाए? प्रतिजन बी। ये दोनों ही, इनका निर्माण आई ए और आई बी के द्वारा होता है, हम जानते हैं इस बात को। तथा किसी प्रतिजन के अप्रभावी होने के कारण आई किसी भी प्रतिजन के निर्माण में सहायक नहीं होता है। ये दोनों तो सहायक होते हैं, परंतु इसका जो होता है किसी भी प्रतिजन के निर्माण में सहायक नहीं होता। ये दोनों तो होते हैं, ए बी दोनों जुड़ जाएंगे। एक बार तो आई ए आई बी बन जाए, आई ए आई ए बन जाएगा, दूसरी बार में आई ए आई बन जाएगा और तीसरी बार में क्या बन जाएगा? आई ए आई बी बन जाएगा। परंतु यहाँ ये विकल्प किसी के भी जीव के निर्माण में, प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होता है। यहां तक की बात अपन जानते हैं। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त का वर्ग किन्हीं 2 विकल्पों के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है उस पर निर्भर करता है। मनुष्य में विकल्प की उपस्थिति के आधार पर यदि हम रुधिर को देखें तो कुल 6 प्रकार के प्रारूप पाए जाएंगे। कौन कौन सा? जैसे ए बी और ओ है हमारा। कौन कौन सा है? ए बी और ओ है। अब इन्हें हम कुल 6 विकल्प में बांट सकते हैं। कैसे? जैसे आई ए कह सकते हैं। पहले तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आई ए कह देंगे, एक हो गया। या फिर इसको 9 भी कह सकते हैं, आई ए। इसको भी इसी तरह से बांट दो, आई बी या फिर आई बी आई। इसको क्या कर दोगे? उसी तरह से बांटोगे जो दोनों है आई बी ए बी के साथ साथ बांटो, आई ए और आई बी, है ना। और इसका क्या होगा? केवल आई। 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां कहने का तात्पर्य ये आ रहा है कि इनकी उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के जो विकल्प बन रहे हैं उनके आधार पर रुधिर को कुल 6 प्रकार के प्रारूप पाए जाते हैं। रक्त समूह संयुग्म अप्रभावी जीन क्रिया के द्वारा, इसे हम क्या कहते हैं? संयुग्म अप्रभावी जीन क्रिया। ये इसी का परिणाम होती है। इन जीन प्रारूपों की वंशागति जो मेंडल का नियम है वंशागति के, उन्हीं के आधार पर
होती है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाना चाहूंगा यहाँ, और सारणी के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में लिख लेंगे, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व। इसमें थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा आपको। लिखेंगे, मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं। मनुष्य में रुधिर के क्या पाए जाते हैं? कई प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ए बी और रुधिर तंत्र के नाम से जानते हैं। जिन्हें ए बी ओ रुधिर तंत्र के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम रुधिर तंत्र के नाम से जानते हैं। आगे, रुधिर का जो नियंत्रण किया जाता है, रुधिर वर्ग का नियंत्रण रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन अलिल्स के द्वारा किया जाता है। कितने के द्वारा? तीन विकल्पियों के द्वारा किया जाता है। जिनको अलिल्स बोलते हैं। रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों के द्वारा किया जाता है। अब विकल्पियों के बारे में आप जान गए, तीन अलिल्स कौन कौन से होते हैं? ये तीनों विकल्पी एक ही जीव के होते हैं। ये तीनों विकल्पी एक ही जीव से होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? जैसे आई ए, आई बी, आई ओ या आई। ये तीनों किससे होते हैं भाई? एक ही जीव से होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं सतह पर पाए जाने वाले आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन, एंटीजन किसको कहते हैं? प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी का निर्माण विकल्पी आई ए व आई बी द्वारा होता है। जबकि ये कौन सा आ गया? विकल्पी आई या आई ओ जिसको कह रहे हैं, वो अप्रभावी होता है, जो किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। विकल्पी आई अप्रभावी
यहां तक की बात आपकी आ गई होगी। इसको दो तरह से लिख सकते हो आप, विकल्पी या तो बड़ी आई लिख दो एक बार तो यूं, या यूं लिख दो, छोटी आई भी लिख सकते हो, बात वही है। या तो बड़ी आई भी लिख सकते हो ना, आई और आई चाहे वैसे लिख सकते हो आप, आई पे आई ए प्रभावी होकर के प्रतिजन में निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं। कौन से वाले हो गए? ओ के वाले के। किसके हैं ये? जो ओ है ना, रुधिर समूह ओ है, उसके होते हैं ये, जो किसी प्रकार से किसमें सहायता नहीं करते, प्रतिजन निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं। यहां तक की बात को देखो एक बार। मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं, जानते हैं रुधिर के कई प्रकार होते हैं, कौन कौन से हो गए? ए बी और ओ। इसे हम ए बी ओ समूहीकरण कहते हैं, ठीक है। रुधिर वाल का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से विकल्प हो गए? 3 विकल्प एक जीव के होते हैं, जैसे आई ए, आई बी या आई ओ या आई हो गए। आरबीसी यानी लाल रक्त में क्या पाए जाने वाले प्रतिजन ए और बी का निर्माण विकल्प आई ए, आई बी द्वारा होता है। विकल्प आई या आई ए प्रभावी होकर के इसका निर्माण नहीं करते हैं, प्रतिजन का निर्माण नहीं करते हैं। यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये कई प्रकार की जो बीमारियां हैं ना, उनको हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रुधिर वर्ग का जो आनुवंशिक महत्व है उसका। भाई इसकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। तो मनुष्य में विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। मनुष्य में विकल्पियों की उपस्थिति के आधार पर कुल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। इसमें ओ रक्त समूह, इसमें ओ रक्त समूह, इसमें कौन सा? इसमें ओ रक्त समूह है जो समयुग्मजी अप्रभावी जीन, समयुग्मजी अप्रभावी जीन, समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। क्रिया का परिणाम है। इन जीन प्रारूपों यानी ये किसके हैं? वंशागति। मेंडल के वंशागति के मेंडल ने जो वंशागति का नियम दिया था ना, उस
मेंडल की वर्षाकृति के नियमानुसार ही होती है। मेंडल की वर्षाकृति के नियमों के अनुसार ही होती है। इसलिए इस प्रकार कई अनुप्रयोग किए जाते हैं। रुधिर की आनुवंशिकता का व्यक्त के कई अनुप्रयोग किए जाते हैं। अनुप्रयोगों में कौन कौन से आ जाते हैं? मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवाद किया इन रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का उपयोग मुख्य रूप से निम्न प्रकार है। अब कौन कौन सा है? नंबर 1, पैतृकता संबंधी विवाद का हल करने के लिए पैतृकता संबंधित विवाद का हल। समझ गए क्या इसका मतलब? पैतृक संपत्ति विवाद कल कई बार क्या होता है कि पैतृक संपत्ति होती है ना, उस संपत्ति के लिए झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। पैतृक संबंधी भाई ये इसका वास्तविकता में वारिसाना हक है या नहीं है ना, इस बात के लिए क्या होने लग जाता है, कई बार लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं पैतृक संबंधी विवाद। तो उसका निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसी रक्त समूह का अध्ययन किया जाता है। तो ये आनुवंशिकता के ज्ञान के उपयोग के आधार पर ये उसमें ये पता चल जाता है कि भाई वास्तविकता में ये उत्पन्न संतान किसकी है। तो पैतृक संबंधी विवाद को हल करने में, सफल रक्तदान कराने में, नंबर 2 सफल रक्तदान करवाने में, यानी एक दूसरे से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते हैं ना, उसके लिए भी एबीओ की जानकारी बहुत जरूरी होती है। नवजात शिशु में रुधिर लयनता, और नंबर 4 आनुवंशिक रोग, हीमोफीलिया आदि के इलाज। ये मुख्य रूप से इसका उपयोग है। इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवाद को हल करने में लेते हैं, सफल रक्तदान करवाने में, नवजात शिशु में रुधिर लयनता का पता लगाने में, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में काम नहीं किया जाता है। ये मुख्य बातें हैं इसकी, और बाकी तो अपन ऐसे भी जानते हैं। मुख्य बात है जो आपके सामने यहाँ आ चुकी है कि यही इसकी प्रमुख बात है। अब वैसे शॉर्ट में यदि आप समझें इसे तो अपन कह सकते हैं कि शॉर्ट रूप में कैसे कहेंगे, शॉर्ट रूप में अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के कई अनुप्रयोग हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं अपन कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग की जो आनुवंशिकता है उसके कई अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवाद को हल करने में, सफल रक्तदान कराने में, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता तथा आनुवंशिक रोगों से हीमोफीलिया आदि का इलाज कराने में उपयोग किया जाता है। आप यहां से और यहां तक मुख्य मानने से, ये मैं यहां इसका आधा चिन्ह लगा करके कह देता हूं, यही
भाई रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व क्या है, तो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व है पैतृत्व संबंधी विवाद को हल करना, सफल रक्तदान कराने में, नवजात शिशु में रुधिर लहरता का पता लगाने में और आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इतनी बड़ी बात की आवश्यकता नहीं है, मात्र आप यहाँ से और यहाँ तक की बात याद रख लेंगे तो आपका ये रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व जो पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप लिखवा देता हूँ। रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप की सारणी बना करके देता हूँ। रुधिर वर्ग की जीन प्रारूप सारणी पॉइंट कर लेंगे हम। रुधिर वर्ग की जीन प्रारूप सारणी सबसे पहले तो हम वही बनाएंगे क्रम, नंबर 1 पर क्रम संख्या लिख देंगे, रुधिर वर्ग लिख देंगे, जीन प्रारूप लिख देंगे। यहाँ लिख दो आप क्रम संख्या, यहाँ लिख दो रुधिर वर्ग और यहाँ लिख दो जीन प्रारूप। अब इसी तरह से आप बनाते चले जाइए। पहले तो आप चारों रुधिर वर्गों को लिख दीजिए, चारों रुधिर वर्गों को लिखेंगे। सबसे पहले A, 2, B, 3, AB, 4। ये तो आपका क्या हो गया, रुधिर वर्ग हो गया ना। अब इनके जीन प्रारूप लिख लो। इसका क्या होगा, IA या IA, इसका क्या हो जाएगा, IB या IBI, इसका क्या हो जाएगा, IA और IB, इसका हो जाएगा IA व IB, और इसका क्या हो जाएगा, II। इस तरह से आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से आपके ये 7 डे हैं जो अपन पहले भी किसमें कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लिखने वाले में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ कि यदि मान लीजिए किस चीज को हल करना है, पैतृक संबंधी विवाद को हल करना है। इसके लिए आनुवंशिकता के ज्ञान के आधार पर पैतृक विवाद को हल करना है। माना कि एक शिशु है, इसको फटाफट उतार दिया आपने, उतारिए इसे ताकि मैं आपको इससे आगे बता सकूं। देखिए पैतृक संबंधी विवाद का उदाहरण, पैतृक संबंधी
ज्यामितीय बात का हल, जैसे माना एग्जाम्पल है, एक बालक है, एक बच्चा है, ठीक है, एक शिशु जिस पर दो दंपति अधिकार जता रहे हैं, एक शिशु जिस पर दो दंपति, दंपति का मतलब समझे, दंपति मानी पति पत्नी, अपना अधिकार बताते हैं। दो अलग अलग माता पिता कह रहे हैं इस शिशु के बारे में, क्या कह रहे हैं कि ये पुत्र हमारा, और उस बच्चे का, शिशु का रुधिर वर्ग है बी, तथा शिशु का रुधिर वर्ग है बी। कौन सा रुधिर वर्ग है बालक का? बालक का रुधिर वर्ग बी। अब यहां बना लीजिए एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग, एक दंपति ये तो हो गया पुरुष और ये हो गई स्त्री, यानी बेटा दूसरा दंपति, इस दूसरे दंपति का ये तो हो गया पुरुष और ये हो गई स्त्री। देखो प्रथम जो दंपति है, एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग है O, पुरुष का रुधिर वर्ग तो क्या है O, और स्त्री का रुधिर वर्ग है AB। ठीक हो गया। दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग है A और स्त्री का रुधिर वर्ग है B। ये आपके सामने आ गया। अब आपको इनमें कॉम्बिनेशन करवाना है, डिसीजन की क्रिया करानी है, तो आपके सामने मेंडल की वंशा गति के नियम के अनुसार शिशु की संभावना कैसी होगी। सबसे पहले लेकर के आओ, देखो पुरुष है, ठीक है ना, तो पुरुष का रुधिर वर्ग आ गया, वो तो इसका मतलब इसका क्या हो, जीन प्रारूप क्या हो गया, आई हो गया। इसका क्या होगा जीन प्रारूप, IA और I हो गया। जानते हैं इस बात को, इधर वाले का जाओ, यहां क्या होगा IA होगा, या यूं भी कह सकते हैं IA या क्या कह सकते हैं इसको IA कह सकते हैं, है ना, IA लिख दो या फिर IA लिख दो। इसका क्या होगा IB है ना, इसका क्या हो जाएगा, सही है। अब इसमें से हम इनका कॉम्बिनेशन करा करके संतान उत्पन्न करते हैं। हम जानते हैं संतान उत्पत्ति में बराबर की भागीदारी होती है, स्त्री और पुरुष की कैसी भागीदारी होती है, बराबर की भागीदारी होती है। अब इनका कॉम्बिनेशन कर लो। अगर मान लीजिए इससे उत्पन्न पुत्र हुआ तो क्या होगा, IA होगा, और इससे उत्पन्न पुत्र होगा तो IA क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इधर वाले में उत्पन्न होगा यानी इसका पूर्ण कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का पूर्ण को बताओ, इसका ये भी हो जाएगा। इसका तो अपने आप ही आ गया हमारे सामने, कौन सा पूर्ण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहां हमको अपने आप पता चल गया बच्चे का कौन सा है, B है। यहां IA हो गया, दूसरे में देखो यहां हो गया IB
एक पुत्र हो गया, ये इस पुत्र के अनुसार हृदय का वर्ग होना चाहिए कौन सा, या तो ए, इसके अनुसार हृदय का वर्ग होना चाहिए कौन सा बी। अब बच्चे का मौजूद में कौन सा है, बी है, तो हमको क्या पता चल रहा है बताओ, है कि शिशु किसका है, अर्थात शिशु प्रथम दंपति का की है। हो गया, समझ में आ गया कि अर्थात शिशु है जो इसका है केवल प्रथम दंपति का, क्योंकि यहां तो आधार जब भी शिशु हुआ ना वो कैसा रहेगा, वृद्धि वर्ग भी रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ एक बार ए वाला बच्चा उत्पन्न होगा, एक बार बी वाला बच्चा उत्पन्न होगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बी प्रथम दंपति है, वही केवल क्या कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से आपके पैतृकता संबंधी विवादों का क्या होता है, हल होता है। अब इसके बाद में आपके सामने आ रहा है नया पॉइंट हमारा, अंगदान और देहदान। देखिए, अंगदान और देहदान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना ही क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाया। दाता के द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के पश्चात ही होते हैं। जीवित व्यक्ति कोई भी अंगदान नहीं करता है। देने वाला की जब मृत्यु हो जाती है, शरीर में काम नहीं आता, उसको क्रिमेट कर देते हैं, ले जाकर के दफना देते हैं, जला देते हैं, इस तरह की बातें। तो इससे ज्यादा अच्छा यह है कि मृत्यु के पश्चात उसके अंगों का दान कर दिया जाए। एक निष्प्राण देह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की पूर्ति की जा सकती है। कितने लोगों की, लगभग 50 आदमियों की पूर्ति एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर के द्वारा की जा सकती है। इसलिए अंगदान हेतु शरीर का दान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे से लेकर के और लगभग 90 साल तक के बुजुर्ग भी क्या कर सकते हैं, अंगदान और देहदान कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारे सामने यही आई है कि अंगदान बहुत ही या देहदान बहुत ही पुण्य का कार्य माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे शरीर है ना, मानव का जो शरीर है वो प्रकृति की सबसे अच्छी रचना है, सर्वोत्तम कृति मान लो आप इसे। परंतु ये व्यक्ति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। क्यों? भारतीय दर्शन के अनुसार ये माना जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से लेकर के और मानव देह बनती है। वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश। और मृत्यु के उपरांत ये सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, इन्हीं में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ की बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप बता लिख लें। पॉइंट लिखेंगे हमारा अंगदान व देहदान।
अंगदान और देह। जीवित या मृत, पहले तो परिभाषा लिख लो। जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को हुई किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्या दे देना, ऊतक या अंग का दान करना, कि जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंगदान कहलाता है। दाता के द्वारा जो अंगदान दिया गया है ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। दाता के द्वारा दिया जाने वाला अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया है। इससे क्या होता है, अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि खुशहाल भी बनाया जा सकता है। बचाया ही नहीं जा सकता बल्कि उसे क्या किया जा सकता है, खुशहाल भी बनाया जा सकता है। अंगदान ज्यादातर दाता की मृत्यु के पश्चात ही नहीं होते हैं। एक निष्प्राण देह से 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। इसी में आगे ले लो, एक निष्प्राण देह से लगभग 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। एक निष्प्राण देह से कितने लोगों की मदद की जा सकती है? लगभग 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। अंगदान
लगभग बच्चे से लेकर के 90 साल तक के बुजुर्ग द्वारा किया जा सकता है। अंगदान व देहदान बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक एक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अंगदान के लिए देहदान करना, अंगदान के लिए देहदान करना आवश्यक है। ये टॉपिक आपका पूरा होने ही जा रहा है। अंगदान करने के लिए देहदान अति महत्वपूर्ण है। अंगदान के लिए क्या करना महत्वपूर्ण होता है? देहदान करना महत्वपूर्ण होता है। एक लाइन और लिख लो। भारत में अंगदान करने वालों की संख्या, यहाँ पे लिख लीजिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 13 अगस्त के दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां तक की बात मैं आपको बता चुका हूं। कल अंगदान और देहदान के महत्व के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।